तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जाने से पहले हम यहाँ पर देख लें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बाद में, पहले एरिया वेक्टर देख लें। एरिया वेक्टर को रिकॉल कर लें। अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में एरिया वेक्टर पढ़ा था, याद है? किसी भी एरिया का अगर मुझे एरिया वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना है मुझे? एरिया वेक्टर। अगर किसी भी एरिया का अगर मुझे एरिया वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो किसी भी एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ एक्ट करता है? नॉर्मली आउटवर्ड एक्ट करता है। बताया था मैंने, किसी भी सरफेस पे, किसी भी एरिया पे जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ एक्ट करता है? नॉर्मली आउटवर्ड एक्ट करता है। अगर मान लो सपोज ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में या किसी फील्ड में हेल्ड किया हुआ है। अगर मैं इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया ले लूँ, छोटा सा एरिया, तो इस एरिया पे मैं एक अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर ले लूँ एन कैप ले लूँ, ये डी एस इज दिस शेडेड एरिया। ठीक है, तो एन कैप जो है ये क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन एरिया ds। ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारा एन कैप क्या है? इस एरिया ds के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो इस एरिया को अगर मैंने वेक्टर की फॉर्म में लाना होगा तो क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? ds इंटू एन कैप। ठीक है, यानी एरिया कितना है? ds है, और डायरेक्शन कहाँ है इसकी? एन कैप है, और एन कैप कहाँ है? आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड टू दिस एरिया। ठीक है, तो एरिया, किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ एक्ट करता है? नॉर्मली आउटवर्ड एक्ट करता है। ये हम बता चुके हैं। कहाँ बता चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ में। ठीक, अगर हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, अगर कोई, मैंने बताया था ना गॉस लॉ में, अगर मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस है तो किसी भी पॉइंट का एरिया वेक्टर निकालना है तो इस पॉइंट का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड। अगर मैंने इस पॉइंट का एरिया वेक्टर निकालना है तो कहाँ जाएगा? नॉर्मली आउटवर्ड जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा एन कैप एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालना है तो कहाँ जाएगा? स्फेरिकल सरफेस पे, ऐसे जाएगा एन कैप। बताया था मैंने। अगर सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो इस इंटायर सरफेस पे इस वाले सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इस वाले सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? नॉर्मली आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अगर हमारे पास जो है इनक्लोज्ड बॉडी है तो बॉडी में अंदर एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, कहाँ होगा? हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ को, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस एरिया वेक्टर को हम डिस्कशन में ला चुके हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा एरिया वेक्टर था। तो कहाँ एक्ट करता है एरिया वेक्टर? नॉर्मली आउटवर्ड। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, मेरी हथेली कोई सरफेस है, इस पे एरिया वेक्टर निकालना है तो इस पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ये होगा नॉर्मली आउटवर्ड। या तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो कहाँ लेना होगा? ऐसे लेना है या ऐसे लेना है? तो हमें इनिशियल ओरिएंटेशन देखना होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस को कैसे क्रॉस कर रही हैं। अगर इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को इसी डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं तो एरिया वेक्टर हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और अगर नीचे को क्रॉस कर रही है तो एरिया वेक्टर इनिशियली यहाँ ले लिया जाएगा। समझा? इनिशियल यहाँ लाइंस होती हैं उसी डायरेक्शन में, इनिशियली जहाँ लाइंस की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लिया जाता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कहाँ एक्ट करता है? किसी भी एरिया पे कहाँ एक्ट करता है? नॉर्मली आउटवर्ड एक्ट करता है। इस सब को हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक, दोबारा इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? एरिया वेक्टर प्लॉट खींच लोगे। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं बच्चों? हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इसको यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। ठीक है बेटा, क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, तो फ्लक्स हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, कैसे, नॉर्मली, ठीक है, किसी भी सरफेस से जो नॉर्मल की डायरेक्शन में, नॉर्मल का मतलब क्या होता है यहाँ, परपेंडिकुलर, जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो ये कोई सरफेस है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में हेल्ड किया हुआ है, ठीक है, और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये छोटा सा मैंने एरिया ले लिया सरफेस का ds, ये इसका एन कैप एरिया वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे पास कर रहा है b, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, यानी इस एरिया ds से फील्ड जो है वो कहाँ पास कर रहा है, नॉर्मल से थीटा डिग्री के एंगल पे पास कर रहा है। ठीक है, तो इस एरिया ds से जो नॉर्मली फील्ड पास कर रहा है वो कौन सा है, इस फील्ड का कंपोनेंट ले लूंगा अलोंग एन कैप, कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा ना, इसका कंपोनेंट एक एन कैप और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो जिससे थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट कौन होता है, कॉस, और दूसरा वाला कंपोनेंट कौन होता है, साइन होता है। ठीक है, तो इस एरिया ds से, जो छोटा सा एरिया है ds, इससे जो नॉर्मल फील्ड पास कर रही है वो कौन है, नॉर्मल फील्ड पास होने वाला, जरा बताओ तो सही, ये मेरा एन कैप है और ये मेरा क्या है, बी कॉस थीटा है ना, जिससे थीटा बनता है वो कंपोनेंट कौन होता है, कॉस, और दूसरा वाला कौन होता है, साइन। ये वाला जो कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, ये क्या होगा, ds को क्रॉस नहीं कर रहा होगा, ये ds पे कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds क्या होगा, बोलो तो सही, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, द मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है इस एरिया से नॉर्मली, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू दैट एरिया, बी कॉस थीटा इनटू ds। यही काम हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किया है ना। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को जो नॉर्मली इस एरिया से जो नॉर्मल फील्ड पास कर रहा है, उस नॉर्मल फील्ड को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी कॉस थीटा इंटू ds। ठीक है, तो या इसको कह देंगे हम क्या, बी ds कॉस थीटा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू होल सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू होल सरफेस। अगर पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना होगा तो इस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, उठा के इंटीग्रेट कर देंगे, बी ds कॉस थीटा। किस पे इंटीग्रेट कर देंगे, एंटायर सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, एंटायर सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, होल सरफेस पे इंटीग्रेट करूंगा, होल सरफेस पे इंटीग्रेशन लिमिट लगाऊंगा। ठीक है, सच दैट सारी सरफेस कवर अप हो जाए, तो पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, बी कॉस थीटा, और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बी ds कॉस थीटा को क्या कहेंगे, बी डॉट ds, क्या कहेंगे, बी डॉट ds। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट ds। होल सरफेस का मतलब पूरी सरफेस पे इंटीग्रल लेना है। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है, कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो SI यूनिट है वो कौन है, बोलो, यहाँ से B की यूनिट क्या है, टेस्ला, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या इसे क्या कहा जाता है, वेबर, WB से डिनोट करेंगे। ठीक है, वेबर क्या होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर है। ठीक है, 1 वेबर इज इक्वल टू कितना, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, नोट डाउन जल्दी से फटाफट। नाउ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। आज के मॉडर्न डे में बच्चों, जो आप इलेक्ट्रिसिटी विटनेस कर रहे हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है,
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या डोमेस्टिक एप्लीकेशन में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो पहुँच रही है हमारे पास, उसके पीछे जो फिनोमिनन काम कर रहा है, वो फिनोमिनन जो है वो कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, आपकी विंड मिल हो, विंड मिल में क्या करते हैं? विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। या आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो, या आपका थर्मल पावर प्लांट हो, या आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या स्वदेश में शाहरुख खान ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। स्वदेश मूवी देखिए, ठीक है, नासा से आता है ना शाहरुख खान, गांव में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, उसके पीछे जो फिनोमिनन काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनन काम कर रहा है, जिसकी खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। ठीक है, उसी फैराडे एक्सपेरिमेंट को हम देखने जा रहे हैं। फैराडे ने ये सोचा कि अभी हम इससे पहले वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम पढ़ रहे थे कि करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग बॉडीज़ अपने सराउंडिंग में किसको प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा है कि करंट कैरिंग वायर्स सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो फैराडे ने ये सोचा क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए? क्या इसका रिवर्स फिनोमिनन पॉसिबल है? ठीक है, नेचर जो है वो सिमेट्री को लव करता है। किसको लव करता है? सिमेट्री को। ठीक, तो इसी नेचर की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे फिनोमिनन इजाद हुए हैं। फैराडे ने सोचा कि जब नेचर सिमेट्रिकल है तो ऐसा हो सकता है कि इसका रिवर्स फिनोमिनन भी पॉसिबल हो। ठीक है, इसका रिवर्स फिनोमिनन भी पॉसिबल हो। ठीक है, इसी बात को इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी डिस्कवरी हुई हैं। जैसे एक्स रे का रिवर्स फिनोमिनन क्या है? हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, ऐसे हम आगे देखेंगे फिजिक्स में, बहुत सारी डिस्कवरीज हैं। तो फैराडे ने ये सोचा कि क्या इसका रिवर्स फिनोमिनन पॉसिबल है। ऐसा सोचने के बाद फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक कॉइल ली, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक कॉइल ली, उस कॉइल से गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया। गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है, बता सकते हो बच्चों? हैं, गैल्वानोमीटर का क्या काम होता है? करंट को डिटेक्ट करता है। ये सोर्स नहीं है कि करंट को इस कॉइल में भेजे, ये सिर्फ क्या काम करेगा? करंट का डिटेक्शन करेगा। कॉइल लेने के बाद इसको गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया, और गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करने के बाद इसके करीब एक मैग्नेट को वो लेके आए। जब वो इसके करीब मैग्नेट को लेके आए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जब इसके करीब वो मैग्नेट को लेके आए तो उन्होंने क्या पाया कि गैल्वानोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वानोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर गई, इस कॉइल में करंट फ्लो कर गई। ठीक है, जब वो मैग्नेट को करीब लेके आए तो गैल्वानोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन होता है, और जब मैग्नेट को यहीं रखा छोड़ दिया इसी जगह पर, इसी पॉइंट पे, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन वापस क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। गैल्वानोमीटर की निडल टू वे डिफ्लेक्शन देती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टू वे डिफ्लेक्शन देती है। टू वे डिफ्लेक्शन किस बात को बताता है? करंट की डायरेक्शन को ही बताता है कि सर्किट में करंट इधर फ्लो कर रही है या इधर फ्लो कर रही है। ठीक है, दोनों बात को बताता है टू वे डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही वो मैग्नेट को करीब लेके आए, ठीक है, जैसे ही वो मैग्नेट को करीब लेके आए तो गैल्वानोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वानोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन होने का मतलब इसमें करंट फ्लो कर गई, और जब यहाँ मैग्नेट को यहीं रखा छोड़ दिया उन्होंने, तो यहाँ रखा छोड़ दिया मैग्नेट को, तो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो गया? ज़ीरो। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था जब मैग्नेट इसके करीब रखा हुआ था। जिस समय वो करीब ला रहे थे उस इंस्टेंट पे इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। अब जैसे मैग्नेट को दूर हटाया अगेन डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, नॉर्थ पोल के करीब लाने की वजह से डिफ्लेक्शन निडल में जिस डायरेक्शन में हुआ था, तो नॉर्थ पोल को जब दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी। डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, मींस नॉर्थ पोल के करीब लाने की वजह से भी करंट फ्लो करी, नॉर्थ पोल को दूर ले जाने की वजह से भी करंट फ्लो की, बट दोनों करंट की डायरेक्शंस जो थी वो क्या थी? अपोजिट थी।
ठीक है, उन्होंने मैग्नेट को पलटा, पलटने के बाद नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को करीब लेके आए, तब भी डिफ्लेक्शन हुआ। तो नॉर्थ पोल के करीब लाने की वजह से जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो साउथ पोल को जब करीब लेके आए तो डिफ्लेक्शन अगेन उसके अपोजिट हुआ, और जब साउथ पोल को दूर ले गए तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ, और जब मैग्नेट को यहीं रखा रहने दिया तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को तो यहीं रखा, कॉइल को मोशन दे दिया। जब उन्होंने कॉइल को मोशन दिया तो उन्होंने क्या देखा कि लगातार डिफ्लेक्शन होता है इस कॉइल में। जब कॉइल इसके करीब आती है तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होता है, जब दूर जाती है तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कॉइल करीब आती है तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, और जब कॉइल दूर जाती है तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करती है। और दोनों कॉइल को रखा छोड़ दिया तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। दोनों को मोशन दिया, किसी एक को मोशन दिया या इसको मोशन दिया, डिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो फैराडे ने ये कहा कि फैराडे ने इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद एक कंक्लूजन निकाला और ये बात कही कि जब मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, जब मैग्नेट इस कॉइल के करीब आ रहा है, इसके करीब रखा हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है विद दिस कॉइल। अगर इस लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगे, अगर मैग्नेट यहां रखा हो, इन दोनों के बीच में कोई मोशन ना हो रहा हो, रिलेटिव मोशन, ना कॉइल में मोशन हो ना मैग्नेट में मोशन हो, रिलेटिवली एक दूसरे के मूव ना कर रही हो कॉइल, तो इससे कैसा फ्लक्स पास कर रहा होगा? कांस्टेंट फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नेट को मोशन दे दूं तो अब इससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? चेंज होने लगेगा। अगर इस कंडक्टर को मैं मोशन दे दूं, इसको मोशन दे दूं मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होने लगेगा। जब मैग्नेट करीब आएगा तो इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जब मैग्नेट दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के मोशन देने की वजह से क्या हो रहा है? इससे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा है। या कॉइल को मोशन देने की वजह से क्या हो रहा है कि कॉइल को मोशन दो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, एंड देन नो चेंज इन फ्लक्स। तो फैराडे ने ये कहा, जब भी किसी कंडक्टर या किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, याद रहे किस में चेंज? मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, किस में? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the conductor or circuit changes, an EMF is induced in the circuit. क्या इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस होगा। कौन करेगा EMF को इंड्यूस सर्किट में? कौन करता है EMF को इंड्यूस? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो ये इंड्यूस EMF क्या करेगा? उसमें करंट को प्रोड्यूस करा देगा। ठीक है, ये घटना जो है वो क्या कहलाती है? इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो क्या लिखाया मैंने? क्या लिखाया? व्हेनेवर क्या? अमाउंट ऑफ magnetic flux linked with the conductor or circuit, CKT मतलब circuit changes, an EMF is induced in the circuit, which is called induced EMF. ठीक है, which is called induced EMF, जिसे क्या कहते हैं? induced EMF कहते हैं। ये कब तक होता रहेगा induced EMF? कब तक होता रहेगा? बोलो। जब तक कि कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। जब तक कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो EMF इंड्यूस होता रहेगा। अगर हमें लगातार फ्लक्स इंड्यूस कराना है तो हमें क्या चाहिए होगा? लगातार कंटिन्यूस चेंज इन फ्लक्स चाहिए होगा। अगर हमें कंटिन्यूस वो कराना है, करंट को फ्लो कराना है, तो हमें कंटिन्यूसली EMF फ्लक्स को क्या कराना पड़ेगा? चेंज कराना पड़ेगा। तो द इंड्यूस्ड EMF लास्ट LSTS so long
so long until the change in magnetic flux continues. The change in magnetic flux क्या बच्चों बोलो जल्दी, कंटिन्यूज। जब तक सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, तब तक ये ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बताया कि ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, फ्लक्स में चेंज का होना ज़रूरी है। अब अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होता है हमारा बच्चों, फ्लक्स हमारा होता है BA cos थीटा, याद रखो ये होता है। अब फ्लक्स कब चेंज होगा है, जब B चेंज होने लगे, लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर जाए। ठीक है, जो किसी भी सर्किट से जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, उस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, वेरिंग हो। कंडक्टर से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड हो वो वेरिंग हो। अगर फील्ड वेरिंग होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो फ्लक्स वेरी करने लगेगा। या जो एरिया है, एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज करने लगे, कॉइल सिकुड़ने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, या एक्सपेंड होने लगे, या कोई और तरीका हो जाए। एरिया ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होने लगे। अगर कॉइल का एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो फ्लक्स चेंज होने लगेगा। तीसरा क्या तरीका है, थीटा चेंज होने लगे। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कैसे वेरी किया जा सकता है, बोलो, कॉइल को घुमाकर, कि फील्ड का ओरिएंटेशन किसी एक डायरेक्शन में हो। ये फील्ड, ये कॉइल है मेरी, ये मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल है, देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये फील्ड है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, यहाँ 0 डिग्री है। एरिया नॉर्मली एक्ट करता है। अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करा दूं तो फील्ड तो यही है, तो जो एरिया वेक्टर है वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लगातार क्या करेगा, चेंज करेगा। तो थीटा लगातार क्या होगा, चेंज होगा। जब थीटा लगातार चेंजिंग होगा तो कॉस थीटा चेंजिंग होगा, और कॉस थीटा चेंजिंग होने की वजह से इस कॉइल से लगातार फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और लगातार फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो कॉइल में लगातार करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, इसका ये काम हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यही काम किया जाता है। अगर आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखकर कॉइल को रोटेशन दे रहे होते हैं, कॉइल को रोटेट कराते हैं। विंड मिल में इस कॉइल को कौन रोटेट कराता है, इसे टरबाइन कहते हैं ना, टरबाइन। कौन रोटेट कराता है विंड मिल में इसको, तो विंड मिल का जो पंखा होता है वो घूमता है किससे, विंड से। देखा ना, बड़ा सा पंखा होता है, उसमें बड़ा सा फैन होता है, उसे विंड घुमाती है, विंड एनर्जी उसको रोटेट कराती है, और उसके रोटेशन से क्या जुड़ा होता है, इस टरबाइन का रोटेशन जुड़ा होता है, और इस कॉइल का रोटेशन जुड़ा होता है। समझ रहे हैं? थर्मल पावर प्लांट में कौन घुमाता है इस कॉइल को, है? थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, स्टीम। वो स्टीम को इस पे स्ट्राइक कराया जाता है, वो स्टीम स्ट्राइक करके इसमें रोटेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत हाइट से वाटर को गिराया जाता है इसके ऊपर। वाटर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, इसको रोटेशनल एनर्जी, इसको रोटेट कराती है, और फिर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सबके पीछे एक ही फिनोमिनन काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इस टरबाइन को घुमाने के लिए अलग अलग एनर्जी का यूज हो रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की पोटेंशियल एनर्जी यूज करके इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, विंड मिल में विंड एनर्जी को यूज करके इसको घुमा रहे हैं। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी को यूज करके इसको रोटेट करा रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से स्टीम ऑब्टेन करके फिर इसको क्या कराया जाता है, टरबाइन को रोटेट कराया जाता है, स्टीम को इसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है। ठीक है, तो सबके पीछे एक ही फिनोमिनन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गया? तो फाई बी चेंज कर दूं, ए चेंज कर दूं, थीटा चेंज कर दूं, तो हमारा फ्लक्स चेंज होने लगेगा, करंट यूज होने लगेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले मैं अभी फैराडे, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ध्यान से सुने, हमें पढ़ना है यहाँ पे लेंज लॉ। क्या पढ़ना है, लेंज लॉ पढ़ना है।
लेंज क्या बताता है? लेंज लॉ हमें सर्किट में करंट की डायरेक्शन को बताता है। कौन सी करंट की डायरेक्शन को? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, लेंज लॉ पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल्स हमने देखने हैं। फेराडे एक्सपेरिमेंट में हमने फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई पढ़ने हैं। 2 लॉज हैं हमारे, और 2 लॉज फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई पे ही ये पूरा चैप्टर चलेगा। उन 2 लॉज पे ही ये पूरा चैप्टर चलेगा। उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखने हैं सारे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आज के लेक्चर में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लेंज लॉ। इसके बाद में फेराडेज लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेंज लॉ। ठीक, ये डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे कि इस चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 6 तक हमें क्या आना ज़रूरी है? डायरेक्शंस को निकालने आना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे ही बात करने जा रहा हूँ कि इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। ये लेंज लॉ जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये आपका 1 मार्क्स में पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या है लेंज लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या कहता है लेंज लॉ बच्चों? लेंज लॉ ये कहता है कि सर्किट में इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन जो है, वो ऑलवेज ऐसी होगी कि वो उस वजह का अपोज करेगी, कि उस वजह का वो अपोज करेगी। किस वजह का अपोज करेगी? जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ अपनी डायरेक्शन को ऐसे सेट करेंगे कि ये उस वजह का अपोज करेंगे, उस कॉज का अपोज करेंगे जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट? चेंज इन फ्लक्स। वेरी गुड। किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? चेंज इन फ्लक्स की वजह से। तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट ऑलवेज क्या करेंगे? सर्किट या कंडक्टर के थ्रू होने वाले फ्लक्स में चेंज का क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ठीक है, तो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एग्जाम्पल दूंगा मैं आराम से, है सब समझ में आएगा। क्या कह रहा हूं? एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। द डायरेक्शन ऑफ, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे यहां पर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट in the circuit or conductor is always such that it opposes the cause which is responsible for its production। ठीक है, कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑलवेज ऐसी होगी इन द सर्किट कि ये उस वजह का अपोज करेगी कि जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अपोजेस द कॉज, इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉज है, जो कारक है, वो कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का होना है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितनी तरीके से होगा? किसी भी क्वांटिटी में 2 तरीके से चेंज होगा। या तो फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट बढ़े या घटे, 2 ही चेंज होते हैं ना। या तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, 2 प्रकार से चेंज हो रहा होगा। तो जब सर्किट से फ्लक्स बढ़ रहा होगा, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को ऐसे सेट करेगी कि वो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी। और जब फ्लक्स घट रहा होगा तो इंड्यूस करंट सर्किट में अपनी डायरेक्शन को ऐसे सेट करेगी कि वो फ्लक्स के घटने का अपोज करेगी। ठीक है, तो फ्लक्स के बढ़ने का या घटने का अपोज होना है।
बढ़ने या घटने का अपोज कब होगा? बोलो, जब उस वजह का अपोज कराया जाए, जब उस वजह का अपोज कराया जाए जिस वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे यहाँ पर फ्लक्स कब बढ़ेगा? जब मैग्नेट करीब आएगा। तो कॉइल अपनी डायरेक्शन को ऐसे सेट करेगी कि वो मैग्नेट के करीब आने का अपोज करेगी। मैग्नेट के करीब आने का अपोज कैसे होगा? उसको रिपेल करके या अट्रैक्ट करके? रिपेल करके। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि मैग्नेट को बैकवर्ड रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, वापस भेजेगी। ठीक है। जब मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो इससे फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। जब मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो इससे फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। तो करंट अपनी डायरेक्शन को ऐसे सेट करेगी कि वो फ्लक्स के कम होने का अपोज करेगी। फ्लक्स कम किस वजह से हो रहा है? मैग्नेट के दूर जाने की वजह से हो रहा है। तो करंट क्या करेगी? मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगी। तो दूर जाने का अपोज कैसे होगा? अट्रैक्ट करके या रिपेल करके? अट्रैक्ट करके। तो जब ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो कॉइल वापस इसको अपनी तरफ को खींचेगी। ठीक है। ऐसे करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे सेट करना है। तो एक एक करके हमारा पहला एग्जाम्पल देखें। यहाँ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से जाने से पहले आप ध्यान दें, अब कुछ बातें बता रहा हूं। यहाँ ये मेरे पास, ये मैंने क्या बनाई है? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या बनाई है? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ऐसा अंडाकार शेप देने का क्या मतलब है? कि ये प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये वाली जो कर्व है, सरफेस है, ये कहाँ है? आपके सामने है। पहला वाला आपके सामने और दूसरा वाला कहाँ है? बोर्ड में पीछे की तरफ है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही हो, ऐसे फ्लो कर रही हो, ठीक है, तो आपको कैसे बहती हुई दिख रही है? ये क्लास में बैठ के कैसे बहती हुई दिख रही है? ये अंडाकार शेप में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर से देखने पे होगी? तो ये तो सर्कुलर ऐसे रखी हुई है, तो इसको या तो इधर से देखूंगा जैसे मैं खड़ा हूं, या उधर से देखूंगा। सर्कुलर कॉइल, तो ये सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी है, ऐसे रखी सर्कुलर, या तो मैं इधर से देखूंगा या उधर से देखूंगा। तो ये किधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है? हैं? इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। इधर से जिधर मैं खड़ा हूं वहां से नहीं, यहां से देखने में कैसी है? ये क्लॉकवाइज है। ठीक है। आपको कैसी दिख रही है एक बार में? अंडाकार शेप में, एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज? इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। याद हो गया? ठीक है, ये बात याद रखो। जब इधर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर वाला कौन हो गया? नॉर्थ पोल। इधर वाला कौन हो गया? साउथ पोल। ठीक है, बताया था ना मैंने, अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज बहती हुई दिख रही है तो ये कौन होगा? साउथ पोल। और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बहती हुई दिख रही थी, कौन होगा? नॉर्थ पोल। बैक कौन होगा? साउथ पोल। इसका बैक कौन होगा? नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। कहाँ है एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे है, इनवर्ड। और यहाँ कहाँ है? आउटवर्ड। यहाँ कहाँ है? यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखानी हो तो कहाँ है? इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। तो कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? बोलो जल्दी से। एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे है, ऐसे है, इस दिशा में है, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। समझ रहे मेरी बात को? साउथ से नॉर्थ, या ऐसे कर्ल कर देंगे, ध्यान है, ऐसे कर देंगे यूं। ये सामने वाला फेस है आपका, इसमें करंट ऐसे आ रही है, तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये है, मान लो ये कॉइल हो जाए, ये कॉइल हो जाए, तो करंट देखो एक बार में, देखो दाएं से कैसी दिख रही है? अंडाकार शेप में कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज। ये कैसा शेप है? सर्कुलर। कहाँ रखी है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो क्लॉकवाइज किधर से देखने पे? इधर से देखने पे क्लॉकवाइज। इधर से आंख बना दूं, आंख बना के समझ जाओगे? इधर से देखा तो क्लॉकवाइज। तो ये कौन हो गया?
साउथ पोल। ये कौन हो गया? इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये बात याद करनी है। तो मैंने क्या बताया कि अगर करंट इस शेप में बहती हुई दिख रही है आपको ऐसे, तो ये किधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और अगर करंट बहती हुई दिख रही है आपको ऐसे, तो ये किधर से देखने पे क्लॉकवाइज, अगेन इधर से देखने पे क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक, अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, मान लो ये क्या है, सोलेनॉइड है या कॉइल है। ठीक है, आपके सामने अगर ये कॉइल है और इसमें ये बैटरी लगी हुई, तो इसमें करंट जाएगी, तो ये सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करेगी? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी ना। ठीक है, तो आपको क्या या कैसे, जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो एक एंड क्या होगा? साउथ पोल, एक एंड क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। ठीक, तो कौन सा साउथ होगा, कौन सा नॉर्थ होगा, ये कैसे पहचानेंगे यहाँ पर? कैसे पहचानेंगे? तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, याद करना है, याद जो बता रहा हूँ वो याद करना है। याद कर लोगे? क्या याद करना है? कि करंट फ्लो करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को बैटरी से या गैल्वानो, यहाँ पे या तो गैल्वानोमीटर कनेक्टेड होगा यहाँ पर, या बैटरी कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो, मैं क्या लिखा रहा हूँ इसको याद करना है। ठीक है, यहाँ से ना देखना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद कर लो इसको। करंट फ्लो करेगी कहाँ से कहाँ? नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, कहाँ? बैटरी या किससे होते हुए? गैल्वानोमीटर होगा तो गैल्वानोमीटर से होते हुए, बैटरी होगी तो बैटरी से होते हुए, गैल्वानोमीटर से होते हुए। समझ में आ गया? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसे बैटरी से फ्लो करते हुए करंट को लेके जाना है, बैटरी या गैल्वानोमीटर से होते हुए। तो आप पोल्स को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने मान लो, जैसे मान लो आपके सामने ये सर्किट है, आपके सामने ये कुछ सर्किट है, ऐसा सर्किट है, तो करंट कहाँ जाएगी? करंट मार्क करो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे तो जाएगी करंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो निकलती है करंट। तो आप करंट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आप पोल्स मार्क करने, तो करंट कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को, किससे होते हुए? बैटरी से होते हुए। तो नॉर्थ पोल कौन हो गया? ये वाला हो गया नॉर्थ पोल, और ये वाला हो गया साउथ पोल। ये वाला हो गया नॉर्थ पोल, ये वाला हो गया साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होंगी? इनसाइड द, कहाँ होती बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को, याद है ना? बार मैग्नेट के अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वैसे यहाँ पे कहाँ होगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे लोकेट कर सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा को भी और पोल्स को भी। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ पहला एग्जाम्पल देखो जरा, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। मान लो उसने ये कहा कि ये हमारे पास लेंज लॉ लगा रहा हूँ, लेंज लॉ के लिए साथ अब मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन ये आएगा कि ये कॉइल है और ऐसे मैग्नेट का मूवमेंट दिखा देगा कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, पोल मेंशन कर देगा, कह रहा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट करीब लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो जब ये मैग्नेट इसके करीब आएगा तो इससे फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, फ्लक्स में चेंज होगा, और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें क्या होगी? करंट इंड्यूस हो जाएगी। करंट क्या करेगी? ठीक है, किसका अपोज करेगी? फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी। फ्लक्स में चेंज होने की वजह क्या है? इस मैग्नेट का पास आना। तो ये कॉइल क्या करेगी? मैग्नेट को रिपेल करेगी। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ? जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये भी मैग्नेट बन जाएगी ना। एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। जब इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, तो ये भी ऐसा ही डाइपोल बन जाएगी। एक एंड नॉर्थ हो जाएगा, एक एंड साउथ हो जाएगा। तो जब ये डाइपोल बनेगी तो ये डाइपोल इस डाइपोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब इधर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। इधर क्या बनेगा? साउथ पोल। तो करंट इधर से बनाना है नॉर्थ, इधर से नॉर्थ बनाओगे तो करंट कैसी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज।
समझ में आई बात? तो नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है। देखो तो ये जो करंट इंड्यूस हो गई, ये करंट की वजह से ये नॉर्थ पोल आया। अब ये करंट क्या कर रही है, इस मैग्नेट के करीब आने का अपोज कर रही है। क्लियर है? अब अगर हमारे पास सामने ऐसी सिचुएशन हो जाए, मान लो ये हमारे पास कॉइल हो और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दूर जा रहा हो, ठीक है। तो अब इससे फ्लक्स में चेंज आएगा। कैसे आएगा फ्लक्स में चेंज? फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह क्या है? मैग्नेट का दूर जाना। तो ये कॉइल क्या करेगी? मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगी। तो इस मैग्नेट के दूर जाने का अपोज कैसे होगा? इसको अट्रैक्ट करके, ठीक है। तो जब इसमें करंट ड्यूस होगी इसके दूर जाने की वजह से, तो ये भी मैग्नेट बन जाएगी ना, एक एंड साउथ हो जाएगा, एक एंड नॉर्थ हो जाएगा। तो उस मैग्नेट ने क्या करना है? इसके दूर जाने का अपोज करना है। दूर जाने का अपोज कैसे होगा? इसको, इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करके, यानी ये वाला कौन बनेगा? साउथ पोल। ये कौन बनेगा? नॉर्थ पोल। तो आपने साउथ बनाना है। किधर से बनाना है? इधर से देखने पे साउथ। तो इसमें कैसी करंट जाएगी? ऐसे करंट जा रही होगी, ठीक है। अगर आपका इधर से आ जाए, मान लो इधर से आए, तब भी कहीं से भी आ सकता है मैग्नेट। अगर इधर से आ गया साउथ पोल करीब, मान लो इधर को आ गया, कोई सा भी पोल आ सकता है। अगर इधर से साउथ पोल आया तो ये कॉइल इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो रिपेल का मतलब इधर कौन बनेगा? साउथ। इधर कौन बनेगा? नॉर्थ। तो करंट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। समझ आया? तो एक कॉइल ये रखी हुई और एक कॉइल ये रखी हुई, और इस कॉइल के बीच में मैग्नेट को मूवमेंट दे रहा है। मूवमेंट कैसे दे रहा है? ऐसे मूवमेंट दे रहा है, ऐसे। बोलो जल्दी से। इसको साउथ बना दूं, ये साउथ, ये नॉर्थ, सारे केस आ जाएंगे। ऐसे मूवमेंट दे रहा है। तो क्या सिचुएशन है? ये साउथ, इससे ये कॉइल क्या करेगी? ये वाली कॉइल इसको क्या करेगी? ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, करीब आ रहा है? दूर। तो ये क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट। तो इधर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। ये इसके करीब, ये मैग्नेट इसके करीब आ रहा है, दूर जा रहा है? करीब आ रहा है। तो ये कॉइल इसको क्या करेगी? रिपेल। तो इधर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। इधर नॉर्थ बनेगा। तो इधर क्या बना? साउथ। किधर से बनाना है? इधर से। इधर क्या बना? साउथ। तो कैसी करंट इसमें कैसी? क्लियर है? ठीक है, नोट करो।